जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के टॉप प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अतः आपसे आपको आशा और उम्मीद दिलाता हूं कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो कम से कम आप बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 अंक जरूर लिख कर आएंगे। चलिए दोस्तों, इसमें से 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, मेटरनिक युग क्या है? यानी मेटरनिक युग का क्या मतलब होता है? समय। मेटरनिक का समय क्या है? तो मेटरनिक युग, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक क्या किए? तो शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इस युग को मेटरनिक युग के नाम से जाने जाने लगा। मेटरनिक युग किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक यूरोप के शासनकाल अर्थात यूरोप के शासनकाल में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चांसलर मेटरनिक कहाँ के चांसलर है? तो यूरोप के चांसलर है। उसमें उन्होंने इतनी काफ़ी अच्छे काम किए कि इस युग को ही मेटरनिक युग के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। क्या है मेटरनिक युग? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इस युग को मेटरनिक युग कहे जाता है या कहा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग, समाज का वह लाचार वर्ग। सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं? तो समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम लोग शामिल हो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसको रपचिक शानदार तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का वह लाचार और कमजोर वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम लोग शामिल होता है, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसमें किसान, गरीब लोग, मजदूर लोग शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। इस वर्ग के पास बुनियादी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती है, अर्थात इस वर्ग जो सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं उसके पास जो आवश्यकता के चीज़ भी क्या उपलब्ध नहीं होते हैं सर्वहारा वर्ग के पास लोगों के पास। यह समाज के दुर्लभ और लाचार वर्ग होते हैं। यह समाज के दुर्लभ मतलब कमजोर और लाचार वर्ग होते हैं। कौन? सर्वहारा वर्ग। दोस्तों, इसे शानदार तरीके से और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का वह लाचार वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम लोग शामिल होता है, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। इस वर्ग के पास बुनियादी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है, अर्थात जो आवश्यकता की चीज़ें वह भी उपलब्ध नहीं है। यह दुर्लभ और लाचार वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 हमारा है, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है? अर्थात यूरोप के इतिहास में घेट शब्द का क्या मतलब है? तो इस शब्द का प्रयोग यूरोप देश में यदूही बस्ती के लिए किया जाता है। घेटो शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यूरोप में। किसके लिए किया जाता है? तो यदूही बस्ती के लिए किया जाता है। आज यह भाषा धर्म, प्रजाति, समान पहचानने वाले लोगों को दर्शाता है। यह घेटो शब्द का प्रयोग यूरोप में देश में यदूही बस्ती के लिए किया जाता था। पहले किया जाता था यूरोप में घेटो शब्द का उपयोग किसके लिए? तो यदूही बस्तियों को के लिए। आज यह भाषा धर्म, जाति, समान पहचान वाले लोगों को दर्शाता है। यह एक मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को रूप देती थी। अर्थात सामुदायिक दंगों कौन करवाता था? घेटो शब्द जो था। कौन? तो घेटो शब्द। अर्थात एक बार और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इस शब्द का प्रयोग यूरोप देश में यदूही बस्ती के लिए किया जाता था।
अर्थात यूरोप में यदूही बस्ती के लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता था। आज यह भाषा धर्म, प्रजाति, समान पहचान वाले लोगों को दर्शाता है। यह एक मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था, यह सभी का व्यवस्था नहीं, यह कुछ विशेष समुदाय के लोगों के लिए किया जाता था, जो सामुदायिक दंगों को क्या देता है, रूप देता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है दोस्तों, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो दोस्तों, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को इस प्रकार प्रभावित किया। रूस की क्रांति के प्रमुख निम्न कारण थे, पर 2 कारण बताना, इसलिए 2 कारण। नंबर 1 में, इस क्रांति ने विश्व को 2 विचारधाराओं में बांट दिया। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व के 2 विचारधाराओं मतलब 2 विचार मत, अलग अलग मत में बांट दिए। रूस की क्रांति ने विश्व को 2 विचारधाराओं में क्या कर दिए, तो बांट दिए। नंबर 1 में यही कि रूस की क्रांति ने विश्व के 2 विचारधाराओं में बांट दिए। नंबर 2 में, इस क्रांति ने आर्थिक नियोजन का नया रूप प्रस्तुत किया। रूस की क्रांति ने आर्थिक नियोजन का एक नया रूप प्रस्तुत किया, जिसे पूर्व देश ने अपनाना, अर्थात पूर्वी देशों ने अपनाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। नंबर 1 में, इस क्रांति ने विश्व को 2 विचारधाराओं में बांट दिया। नंबर 2 में, इस क्रांति ने आर्थिक नियोजन को नया रूप प्रस्तुत किया। रूप मतलब नया रूप दिया आर्थिक नियोजन को, जिसे पूर्वी देशों के लोगों ने क्या करना, अपनाना शुरू कर दिया। रूस की क्रांति के प्रमुख 2 कारण यही है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, गांधी-इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। गांधी-इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। चलिए दोस्तों, इसे शानदार तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार ने लॉर्ड इरविन तथा गांधी के बीच, सविनय अवज्ञा को समाप्त अर्थात स्थगित करने के लिए सरकार ने लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 ईस्वी में सरकार ने गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता किया। इस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहा जाता है। अर्थात शानदार अपने भाषा में समझ सकते हैं दोस्तों कि गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार ने गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी में एक समझौता कराया, जिसको गांधी समझौता, दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी कहते हैं, हो गया दोस्तों, इसको फिर से समझ, दिल्ली समझौता कहा जाता है। इस समझौता के बाद ही गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को रोक दिया। इस समझौता के बाद ही गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को क्या कर दिया, तो रोक दिया और द्वितीय गोलमेज आंदोलन में शामिल हो गए। द्वितीय गोलमेज आंदोलन में शामिल हो गए। अर्थात एक बार और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कराने के उद्देश्य से सरकार ने लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ। उस समझौता को ही गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहा जाता है। इस समझौता के बाद ही गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को रोक दिया और द्वितीय गोलमेज में आंदोलन में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।